हाँ जी बेटा, देखो तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एनर्जी की, ठीक है ना। और ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आता है तो उसकी जो एनर्जी होती है E2 माइनस E1 वो होता है एच न्यू। और इसका फॉर्मूला हमने किया था 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 बाय एच स्क्वायर। 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 और ये था एच स्क्वायर था, ठीक है। और साथ में क्या था यहाँ पर इनटू में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। वो माइनस साइन था ना, वो अंदर हम ले गए थे, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट बना था। तो अब अगर मैं यहाँ पर म्यू निकालूँ तो म्यू क्या हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4/h³ हो जाएगा। ये h इधर आ जाएगा, ठीक है ना, h इधर आ गया। तो इधर क्या बना आपके पास 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास, ठीक है ना। ये दोबारा लिख देता हूँ 2 पाई, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद देखो यहाँ पर म्यू बचा। अगर मैं इसको वेव नंबर की फॉर्म में लिखूँ, आपको पता है C म्यू लैम्डा होता है, तो म्यू क्या हो जाएगा C/λ हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ म्यू को रिप्लेस कर दूँ C/λ से, तो ये क्या बनेगा 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4/h³ और ये हो जाएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है ना। सी को भी इधर ले आओ इस तरफ, तो यहाँ क्या बन जाएगा CH³ और ये हो गया 1/λ। और इस 1/λ को हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या बना 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 CH³। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, 2 पाई कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है ना। तो इसको हम बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट। और इन सब की वैल्यूज पुट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.0973 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ये हो जाएगी आपके पास रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू। और इस फॉर्मूले को क्या बोला जाता है, इस फॉर्मूले को बोला जाता है रेडबर्ग फार्मूला, ठीक है ना। क्या बोला जाता है इसको, रेडबर्ग फार्मूला, ठीक है जी। ये हमारा रेडबर्ग फार्मूला होता है 1/λ इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4/CH³, जो कि आपका रेडबर्ग कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है 1.0973 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ठीक है। अब देखो मैं पहले डायग्राम से बताता हूँ कि अलग अलग जो पैटर्न है, जो सीरीज़ है, वो कैसे बनती हैं जब इलेक्ट्रॉन एक हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आता है, ठीक है। तो हायर एनर्जी देखो, किसी भी एनर्जी लेवल से ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल पर आए, या ऐसा हो सकता है वो किसी भी एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल पर आए। देखो जैसे ये मैं आपको एक डायग्राम से बता रहा हूँ कि ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं। मान लीजिए ये फर्स्ट, ये तो न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इसी तरह से एक और ये ले लेते हैं, ये फिफ्थ एनर्जी लेवल है, ठीक है ना। ये आपका फिफ्थ एनर्जी लेवल है। यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन डाउन आएगा, तो फिफ्थ एनर्जी लेवल से वो कहाँ आ गया, फर्स्ट पे, या फोर्थ से कहाँ आ गया, फर्स्ट पे, या थर्ड से कहाँ आ गया, फर्स्ट पे, या सेकंड से कहाँ पर आ गया, फर्स्ट पे। कोई भी ट्रांजिशन हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल पर आता है, ठीक है ना, n इज इक्वल टू NE से लेकर n इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है ना। NE में n की वैल्यू 1 नहीं होगी, 1 से 1 पे थोड़ी आएगा, वहाँ पर तो है ही। तो किसी भी एनर्जी लेवल से, ठीक है, फर्स्ट एनर्जी लेवल पर आता है तो वहाँ पर जो हमें स्पेक्ट्रल सीरीज़ मिलती है हाइड्रोजन एटम की, यानी वहाँ जो हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है या वहाँ जो हमें वेवलेंथ मिलती है 1/−λ मिलता है, उसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज़। क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज़ बोलते हैं। या फिर ऐसा हो किसी भी एनर्जी लेवल से, जैसे ये फिफ्थ से सेकंड पर आया, या ये फोर्थ से सेकंड पर आया, या ये थर्ड से सेकंड पर आया, ठीक है ना। ये जो होगी आपकी n इज इक्वल टू NE नॉट 1 and 2, ठीक है ना, क्योंकि हम डाउन की बात कर रहे हैं। 2 से 2 पर नहीं आएगा और 1 से 2 पर तो अप हो जाएगा, वो डाउन थोड़ी होगा।
क्योंकि हम एनर्जी रिलीज की बात कर रहे हैं और एनर्जी रिलीज कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आता है। ठीक है, तो किसी भी एनर्जी लेवल से वो कहाँ पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है, तो ये हो जाएगी आपकी बाल्मर सीरीज। अभी मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगा, अभी डायग्राम से समझा रहा हूँ। उसके बाद अगर ऐसा होता इलेक्ट्रॉन 5th एनर्जी लेवल से आ रहा है 3rd पे, 4th से आ रहा है 3rd पे, ठीक है ना, या 6th से आ रहा है 3rd पे, किसी भी एनर्जी लेवल से, यानी n की वैल्यू कुछ भी है, एनी, वहाँ पर 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा और 3 भी नहीं होगा। इन तीनों में को छोड़ के और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 1 से तो 3 पर जाएगा तो अप हो जाएगा, 2 से 3 पर जाएगा तो अप हो जाएगा और 3 से 3 पे आएगा नहीं। तो इसके अलावा किसी से भी एनर्जी लेवल से अगर वो 3rd एनर्जी लेवल पर आता है तो वहाँ पर जो हमें वेव नंबर मिलेगा, वहाँ पर उसको हम जो स्पेक्ट्रल सीरीज मिलेगी उसको बोलेंगे लाइमन बार्मर पास्चन। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास्चन। इसी तरह से अब अगर 4th एनर्जी लेवल पर आता है, ठीक है ना, 4th एनर्जी लेवल पर आता है तो उसको हम बोलेंगे ब्रैकेट। ठीक है, और एक होता है 6th से 5th पर आना, तो वो हो जाएगा आपका प्यूफंड। ठीक है ना, ये हमारे पास 5 सीरीज बनेंगी। किसी भी एनर्जी लेवल से 1st पर आना लाइमन, 2nd पर बाल्मर, 3rd पे पास्चन, 4th पे ब्रैकेट और 5th पे प्यूफंड। ये हमारे पास प्यूफंड भी बोल देते हैं, प्यूफंड, PFUND, पफंड। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास 5 अलग अलग सीरीज मिलेंगी आपको कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल पर किसी से भी या तो 1st पर आ रहा है या 2nd पर आ रहा है या 3rd पर आ रहा है या 4th पर आ रहा है। इसको हम बोलेंगे भाई यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी एक हमें स्पेक्ट्रल सीरीज यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद इसके वेव नंबर की बात कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे लाइमन सीरीज की सबसे पहले। तो लाइमन सीरीज में n की वैल्यू जो है, जो 2nd एनर्जी लेवल होगा उसकी वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, एंड सो ऑन। ठीक है ना, और n1 की वैल्यू कहाँ होगी, कहाँ पर आएगा, वो 1 पर आएगा। तो यहाँ जो वेव नंबर मिलेगा, यानी जो यहाँ जो 1/λ होगा वो क्या होगा, r क्या है आपका यहाँ पर, रेडबर्ग कांस्टेंट 1.097 इंटू 10⁻⁷। रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू क्या हो जाएगा, 1/n1 का स्क्वायर था माइनस 1/n2 का स्क्वायर था। तो n1 तो 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1, और n2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वेव नंबर निकाल सकते हो। इसी तरह से बाल्मर के लिए करेंगे तो बाल्मर के लिए क्या हो जाएगा, 1/λ, r हो गया आपका यहाँ पर रेडबर्ग कांस्टेंट, और यहाँ पर हो जाएगा 2 और n2, और यहाँ पर n2 की वैल्यू 3, 4, 5 होगी। इस तरीके से 3, 4 या 5 होगी, क्योंकि किसी भी एनर्जी लेवल से वो कहाँ पर आ रहा है, 2nd लेवल पर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे थे लाइमर हो गया, बाल्मर हो गया, पास्चन। ठीक है, पास्चन सीरीज में क्या होगा, जो वेव नंबर मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा r, और यहाँ पर 3, सॉरी इसका स्क्वायर भी था बेटा, ये 2 का स्क्वायर आएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर आएगा और ये 3 का स्क्वायर आएगा, माइनस 1/2 n2 का स्क्वायर, और यहाँ पर n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इस तरह से वैल्यूज़ रहेंगी। ठीक है ना, पास्चन सीरीज में। इसी तरह से अगर हम ब्रैकेट की बात करें, ब्रैकेट सीरीज की बात करें, तो यहाँ पर 1/λ, और ये रहेगा आपका r 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, और यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ जो रहेंगी वो 5, 6, 7 एंड सो ऑन, इस तरह से चलेंगी। ठीक है, इसके बाद लाइमन हो गया, पफंड। ठीक है ना, लास्ट सीरीज रह गई आपकी पफंड। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी हायर एनर्जी लेवल से कहाँ पर आ रहा होगा, 5th एनर्जी लेवल पर आ रहा होगा। पफंड की देख लेते हैं। ठीक है ना, पफंड, पफंड सीरीज, इसमें क्या होगा, 1/λ इज इक्वल टू 1, सॉरी नॉट इक्वल, 1 इट्स r। ठीक है, 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, और यहाँ पर n2 की वैल्यू क्या होगी, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। इस तरह से हमें अलग अलग हाइड्रोजन के केस में स्पेक्ट्रल सीरीज मिल रहा है, एक स्पेक्ट्रम मिल रहा है। ठीक है ना, और ये मैंने 5 आपको इसमें स्पेक्ट्रम बताए, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, प्यूफंड, और उन सब का वेव नंबर आपको फॉर्मूला बताया। अब अगर एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करें, ठीक है ना, एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है ना, तो एनर्जी लेवल डायग्राम में पहले एनर्जी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। किसी भी एनर्जी लेवल पर इसका फॉर्मूला क्या आया था, -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर
जेड स्क्वायर ई की पावर 4/n² ये फॉर्मूला बना था एनर्जी का, ठीक है ना। 2π² m² z² ई की पावर 4n²h², ठीक है ना। अब अगर ये वैल्यूज पुट की जाएं, या देखो 2π कांस्टेंट, m² कांस्टेंट, z अगर मान लो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर z की वैल्यू 1 हो गई, e कांस्टेंट है, h² भी कांस्टेंट है, सिर्फ n की वैल्यू वेरी कर रही है। तो मैं अगर लिखूँ 4 हाइड्रोजन एटम तो ये क्या बन जाएगा, -2π² m² ई की पावर 4, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए z तो 1 होता है बेटा, h² इंटू यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1/n²। यानी एनर्जी जो है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n² मल्टीप्लाइड दिस। अब इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं, इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद इसमें यहाँ पर 2 पुट करोगे, पाई की वैल्यू पुट करोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इन सब की वैल्यूज पुट करोगे। और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ठीक है ना, n की वैल्यू कितनी ले ली हमने, 1 ले ली, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -13.6, और हमने ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लिया है। यानी जो भी ये सॉल्यूशन आया था उसको हमने 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड किया है, और हमारे पास आंसर किस में आया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और वो आंसर कितना है, ये वाला। यानी हाइड्रोजन एटम में n की वैल्यू 1 पर जो एनर्जी है वो कितनी है, -13.6 eV है। इसका मतलब यहाँ माइनस साइन का तो मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है न्यूक्लियस की तरफ, बाइंडिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। और जनरली अगर हम फॉर्मूले की बात करें, जनरली फॉर्मूला क्या बना, -13.6/n², ये हमारा जनरल फॉर्मूला बन गया। इससे हम फर्स्ट n की वैल्यू 1 पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो जैसे अगर मैं आपको बताऊं, ये हमारे पास जनरल फार्मूला बन गया, ठीक है। तो देखो E1 यहाँ पर हो जाएगा -13.6 eV। अगर E2 निकालेंगे तो -13.6/n² था, 2 की जगह n की जगह 2 पुट करोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो ये कितना बनेगा, -3.4 अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर E3 निकालोगे तो ये हो जाएगा /9 eV। इसी तरह से E4 निकालोगे तो -13.6, और 4 के लिए यहाँ पर 16 से इसको आप डिवाइड करोगे, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग लेवल पर आप एनर्जी निकाल सकते हो। पर एक चीज़ जो यहाँ से कंफर्म हो रही है वो ये हो रही है कि एनर्जी क्वांटाइजेशन है। क्वांटाइजेशन इसका क्या मीनिंग है कि हर एक एनर्जी लेवल पर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स है। देखो जैसे हमने बोहर का सेकंड पोस्टुलेट पढ़ा था, जिसने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट में रिवॉल्व करने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा, ठीक है ना, एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा जब वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा। और ऐसा यहाँ पर हो रहा है तभी होगा ना जब उसकी एनर्जी फिक्स होगी, और यहाँ पे पता लग रहा है हर एनर्जी लेवल पर एनर्जी क्या है, फिक्स है, ठीक है ना। इसका मतलब वो ऑर्बिट कैसा है आपका, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट है। अगर डायग्राम बनाना चाहो इसका, ठीक है ना, तो डायग्राम से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि मान लो ये देखो, ये मैं ले लेता हूँ अलग अलग एनर्जी लेवल, ठीक है ना, ये मैंने ले लिया एनर्जी, ठीक है ना, और ये मैं कह रहा हूँ n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, तो 1 है तो ये कितना हो जाएगा 13.6 माइनस का EV में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। यानी ये इस तरह का ग्राफ बनेगा आपका, नेगेटिव है ना ये, इसलिए नेगेटिव y एक्सिस में बन रहा है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद 3.4 आया था दूसरा हमारा, ये कहाँ था, n = 2। मैं थोड़ा बुक की हेल्प ले लेता हूँ, ठीक है ना, बुक में इसलिए ले रहा हूँ ताकि ये तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा वीडियो में, ठीक है। आप पॉज करके इसको आराम से देखना। थर्ड पे आई थी 1.5, ठीक है ना, तो ये हो गया थर्ड आपका 1.5। ये गैप कम, यहाँ देखो यहाँ गैप ज़्यादा था, डिफरेंस ज़्यादा था तो गैप ज़्यादा है, उसके बाद ये कम हो गया। उसके बाद ये हो गया आपका -0.85 इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका 0. यहाँ लिख देता हूँ 54, ठीक है ना। अब देखो यहाँ सेकंड से फर्स्ट पर ट्रांजिशन हुआ, थर्ड से हुआ फर्स्ट पे, या फोर्थ से हुआ फर्स्ट पे, या फिफ्थ से हुआ फर्स्ट पे, या सिक्स्थ से हुआ फर्स्ट पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक बेटा
ये तो सेम ही हो गया, ये तो सेम ही कर दिया मैंने, इसको यहाँ एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो सेकंड से फर्स्ट पर होएगा तो ये जो डिफरेंस होगा ये हमें एनर्जी मिलेगी। थर्ड से हो रहा है, एन की वैल्यू 3 है यहाँ पर, थर्ड से फर्स्ट पर हो रहा है तो ये डिफरेंस जो होगा ये एनर्जी रिलीज होगी। तो इस तरह से एनर्जी लेवल डायग्राम से ये पता लग जाता है कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी। आप सेकंड के लिए भी बना सकते हो, सेकंड पर थर्ड से ट्रांजिशन हो सकती है, फोर्थ से हो सकती है, फिफ्थ से हो सकती है, थर्ड पर फोर्थ से हो सकती है, फिफ्थ से हो सकती है। इस तरह से अलग अलग ये कंप्लीट आप डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट लिमिटेशंस की बात करें तो देखो लिमिटेशंस क्या होंगी इसकी। बोहर मॉडल की लिमिटेशन, बोहर मॉडल की लिमिटेशन की बात करते हैं, ठीक है ना, लिमिटेशन। अच्छा, तो पहली लिमिटेशन तो ये है कि ये जो थ्योरी हमने बताई आपको, ये सब सिर्फ और सिर्फ कहाँ अप्लीकेबल हो रही है, ये अप्लीकेबल हो रही है हाइड्रोजन एटम पे, ठीक है ना। सिर्फ कहाँ अप्लीकेबल हो रही है ये, हाइड्रोजन एटम पे, या उस एटम पे जिसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना। और अब ये जो स्पेक्ट्रम हमें मिला हाइड्रोजन एटम का, जो स्पेक्ट्रम में बात कर रहा था, लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट प्यूफन, ये जो स्पेक्ट्रल है ये सिंगल लाइन है। ये आप कह सकते हैं कि देखो, जैसे अगर मैं इसको ये कह रहा हूँ कि ये ऐसा स्पेक्ट्रम मिला, उसके बाद ये बीच में गैप आ गया, फिर यहाँ पर फिर ये स्पेक्ट्रम मिला इस स्क्रीन के ऊपर, तो ये बीच में कहाँ गायब हो गया, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी, ठीक है ना। ये इस तरह से ये इसकी लिमिटेशन है। एक तो ये हाइड्रोजन एटम के लिए एप्लीकेबल था, दूसरा जो स्पेक्ट्रम में मिसिंग पार्ट है, जो स्पेक्ट्रम में मिसिंग पार्ट है उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं थी, ठीक है ना। और ये इस बारे में भी कुछ नहीं बताती कि जो ये इंटेंसिटी है, ये जो स्पेक्ट्रम हमें मिल रहा है, मान लो यहाँ पर इंटेंसिटी हाई है और यहाँ पर इंटेंसिटी लो है, तो ऐसा क्यों है। रिलेटिव इंटेंसिटी के बारे में भी जो वेरिएशन आते हैं उसमें भी कोई एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। और इसके बाद एक आगे आया था कि जी मैन इफेक्ट करके आता है, जी मान भी बोल देते हैं इसको, जी मान या जी मैन इफेक्ट, ठीक है ना। और ये क्या, या फिर आप स्टार्क इफेक्ट भी है आपका, स्टार्क, ये आप बीएससी में पढ़ोगे अगर करोगे तो। ये क्या होता है कि अगर इन स्पेक्ट्रल सीरीज को मैग्नेटिक फील्ड में पास कराएं तो ये इफेक्ट बनता है। ये एक थोड़ा डिटेल में तो आप बीएससी में पढ़ोगे, ठीक है ना। यानी ये जो लाइंस हैं ये स्प्लिट हो जाती हैं, फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं, और अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो भी वो फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ भी बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए एप्लीकेबल है, बीच में ये पार्ट मिस हो गया, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। रिलेटिव इंटेंसिटी, ये ज़्यादा इंटेंस है, ये लेस इंटेंस है, इसकी भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और जीमान इफेक्ट क्यों हो रहा है, यानी ये लाइंस मैग्नेटिक फील्ड में फिर से क्यों स्प्लिट हो रही हैं, ये लाइंस फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यों स्प्लिट हो रही हैं, ये भी एक्सप्लेनेशन ये नहीं बता पाया था, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कुछ बोहर मॉडल की क्या हो गई, आपकी लिमिटेशंस हो गई। तो आई थिंक ये चैप्टर आपका हो गया है कंप्लीट, मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं रहा। हाँ जी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।